हेलो, नमस्कार, हर हर महादेव, जय हिंद आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 26 जनवरी यानी हमारे देश का गणतंत्र दिवस। तो आप सभी को मेरी तरफ से और साइंस सेलेक्ट की तरफ से भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है रेलवे एग्जाम 2026 के लिए, जेई एलपी टेक्नीशियन, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। ये है तो एक फिजिक्स का टॉपिक, लेकिन इसको बहुत बार बायो से भी रिलेट किया जाता है टॉपिक है हमारा ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र। एनसीईआरटी को जब आप देखोगे तो एनसीईआरटी में इस टॉपिक को ऐसे लिखा हुआ है, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। इस टॉपिक को यानी इस लेक्चर को देखने के बाद आपको मैं गारंटी देता हूं, इस टॉपिक से आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना किसी देरी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा सेशन है मानव नेत्र पर। जो की टॉपिक्स हमारे आज होने वाले हैं वो होने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे मानव नेत्र की संरचना की यानी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई की। उसके बाद हम बात करेंगे कि ह्यूमन आई में डिफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं और उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, दोष कौन कौन से हो सकते हैं और उसका निवारण क्या है। और उसके बाद हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन की, यानी आंखों में जो लाइट जाती है वो किस प्रकार से जाती है, कौन से लेंस यूज कर सकते हैं डिफेक्ट्स को सही करने के लिए। उसके बाद हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट की बात करेंगे, प्रकाश के विक्षेपण की बात करेंगे। विक्षेपण यानी प्रकाश जैसे टूट जाता है अपने सात रंगों में, उसकी बात करेंगे, वो जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और फिर कुछ एटमॉस्फेरिक फिनोमेनास की बात करेंगे, वायुमंडलीय परिघटनाओं की बात करेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना, इन सारी चीजों की बात करेंगे और वहां पे हो जाएगा ये चैप्टर हमारा खत्म। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली चीज है हमारा आंख। देखो, जो ह्यूमन आई है, जो हमारा नेत्र है, वो प्राकृतिक कैमरा है, हम ऐसा कहते हैं, ऐसा ही एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है ना, कि ह्यूमन आई वर्क्स लाइक अ नेचुरल कैमरा। कैसे ये कैमरा है, देखो, जो हमारा कैमरा होता है वो क्या करता है, वो लाइट को सेंस करता है और उसकी इमेज बनाता है एक स्क्रीन पे, ठीक है। ये आपका क्या है भाई, ये हमारा स्क्रीन है ना। इस स्क्रीन पे वो क्या करता है, इस स्क्रीन पे वो इमेज बनाता है। उसी प्रकार से हमारा जो आंख है, जो लेंस है, वो क्या करती है, वो भी प्रकाश जो आ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट से, इधर मान लो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट से जो भी प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश की एक इमेज, एक प्रतिबिंब बनाता है हमारे रेटिना पे। किस पे बनाता है, हमारे रेटिना पे। तो इस तरीके से आंख और कैमरा में समानताएं होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमेशा हमारा जो कैमरा होता है वो कैसा इमेज फॉर्म करता है, रियल इमेज फॉर्म करता है, रियल इमेज फॉर्म करता है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। और कहां फॉर्म करता है, एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पे करता है ना। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन यानी जो प्रकाश को क्या कर सके, प्रकाश को पहचान सके, या कह सकते हो प्रकाश सुग्राही हो, है ना। जैसे ही उस पे प्रकाश पड़े वो एक्टिव हो जाए। तो ऐसी स्क्रीन पे काम करता है हमारा कैमरा। हमारी आंख भी उसी तरीके से काम करती है। हमारी आई बॉल जो होती है उस ये हमारी, ये दिख रहा है, ये आपको, इसको हम कहते हैं आई बॉल, ठीक है। इस आई बॉल के अंदर हमारी प्रकाश जाती है, फिर यहाँ पे हमारा लगा होता है लेंस, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लेंस लगा होता है। इस लेंस से हमारी लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, यानी अपवर्तित होती है। और अपवर्तित होके एक प्रकाश सेंसिटिव यानी लाइट सेंसिटिव, प्रकाश सुग्राही स्क्रीन पर जाके, जिसको हम रेटिना कहते हैं, वहां पे जाके एक रियल इमेज बनाती है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि हमारी आंख, हमारी जो आई है, इसका अप्रोक्सीमेट डायामीटर क्या होता है, मतलब अप्रोक्सीमेट डायामीटर इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इंसान से इंसान में किसी की आंखें बड़ी, किसी की आंखें छोटी होती हैं, तो ये अप्रोक्सीमेट लगभग इसका डायामीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है मेरे भाई, 2.3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारी आंख जो है वो कैमरे से एक तरीके से हम कह सकते हैं मिलती जुलती है। आगे की बात करें तो हमारी ये जो आंख है ये कैसे बनती है, तो देखो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आती है कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया क्या होती है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है, जो प्रकाश, जो मैक्सिमम प्रकाश आ रहा है उसको सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन उसका जहां पे होता है वो कौन सा है, उसको हम कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। बहुत जगह, बहुत सारी बुक्स में स्वच्छ मंडल भी इसको लिखता है, ठीक है। एक पतली झिल्ली होती है जहां प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन हो जाता है,
ठीक है? उसके बाद प्रकाश पहुँचता है आइरिस पे। ये जो हमारा बाहर वाला हिस्सा है, जब आप आँख बंद करके और टच करेंगे अपने आँख को और पुतली घुमाएँगे, तो जो उभरा हुआ हिस्सा समझ में आएगा, उसको कॉर्निया कहते हैं। उसके अंदर होती है आइरिस, जो आपको काला वाला हिस्सा, मोटा वाला हिस्सा काला सा दिखता है ना, या किसी का ब्लू दिखता है, किसी का ब्राउन दिखता है, तो उसको हम कहते हैं आइरिस यानी परितारिका। ठीक है? द डार्क मस्कुलर डायाफ्राम, ठीक है, लोकेटेड बिहाइंड कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है। ठीक। अच्छा, ये क्या करता है, ये प्रकाश कितना अंदर जाएगा प्यूपिल को, यानी पुतली को सेट करने का काम किसका होता है, आइरिस का होता है। अच्छा, प्यूपिल क्या होता है, पुतली क्या होती है, एक होल होता है हमारी आंख में आइरिस के अंदर, ठीक, सॉरी, हमारी, हाँ, आइरिस के अंदर एक छोटा सा होल होता है जहां से लाइट क्या करती है, एंटर करती है, अंदर की तरफ जाती है। तो ये हो गया हमारा बाहर का हिस्सा हमारी आंख का। उसके बाद जैसे ही लाइट हमारे पुतली से एंटर करती है, तो ये पहुंचती है भाई कहाँ पे, लेंस पे। कहाँ पे पहुंचती है, लेंस पे पहुंचती है। एक फाइब्रस जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी लाइट को फोकस करता है एक जगह पे, है ना। एक रेसेदार जेली जैसा ढांचा होता है जो सूक्ष्म फोकस संयोजन करता है ना, फोकस को क्या कर देता है, एक जगह मिला देता है। उसके बाद बात करें तो रेटिना, मतलब लाइट अब लेंस से पास होके कहाँ जाती है, रेटिना पे जाती है। ये डेलिकेटेड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, विथ एनॉमरस लाइट सेंसिटिव सेल, मतलब इस मेम्ब्रेन पे ना, इस झिल्ली पे बहुत सारे लाइट सेंसिटिव प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। और ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं भाई दो प्रकार की हो सकती हैं। एक को हम कहते हैं रॉड सेल्स, रॉड सेल्स, है ना, और दूसरे को हम कहते हैं कोन सेल्स, कोन सेल्स, ठीक है, कोन सेल्स। इनको शंकुआकार कहते हैं, शंकुआकार कोशिकाएं कहते हैं, और रॉड सेल्स को शायद बेलनकार कोशिकाएं कहते हैं, है ना, बेलन कार कोशिकाएं कहते हैं। तो ये दो प्रकार की सेल्स होती हैं, ठीक। ये दोनों लाइट सेंसिटिव होती हैं, एक रात में एक्टिव होती है, ये नाइट में एक्टिव होती है, जब आपको किसी अंधेरे में देखना हो तो ये एक्टिव होती है। और कोन सेल्स क्या करती हैं, कोन सेल्स आपको कलर पहचानने में हेल्प करती हैं। किसको पहचानने में हेल्प करती हैं, कलर पहचानने में। तो इस कोन सेल से आपका क्वेश्चन भी आया है बहुत बार रेलवे में, है ना, कि कौन सी सेल्स, कौन सी आंखों की सेल्स हमें कलर को पहचानने में हेल्प करती हैं। तो वो कौन सी सेल्स हैं, शंक्वाकार सेल्स हैं, यानी कोन सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑप्टिक नर्व। हमारी ये जो सेल्स हैं वो उस कलर को पहचान के उसको कन्वर्ट कर देती हैं सिग्नल में, और हमारा ये जो नर्व है, ऑप्टिक नर्व जो है, दृक तंत्रिका जो है, वो क्या करती है, वो उस सिग्नल को पहुंचाती है हमारे ब्रेन तक, और ब्रेन फिर उस इमेज को अपने हिसाब से समझता है और तब हमें चीजें दिखती हैं कि अरे हाँ, आगे हमारे मैडम खड़ा बड़ी, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आता है। क्लियर हो गई बात, हाँ जी। तो अब बात आती है पावर ऑफ एकोमोडेशन की। देखो, पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी नेत्र की समंजन क्षमता, इस ये किसको कहते हैं, इसको अगर हम समझना चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी जो आंख है ना, वो अपने फोकल लेंथ को यानी फोकस दूरी को किस प्रकार से एडजस्ट कर पाती है, कितना एडजस्ट कर पाती है, उसी को हम कहते हैं समंजन क्षमता, ठीक है। समंजन क्षमता का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आप दूर की चीज देख पा रहे हो इजीली, बहुत अच्छे से, अगर आप पास की चीज बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, तो आपकी आंख की समंजन क्षमता बहुत अच्छी है। अगर ये नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब समंजन क्षमता खराब हो चुकी है। अब इसको दो तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी जो आंख का लेंस है ना, वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी को एडजस्ट करता है। दो प्रकार से एडजस्ट कर सकता है, हो सकता है कि आपकी लेंथ को मोटा करके एडजस्ट कर दे, हो सकता है आपकी लेंस को पतला करके एडजस्ट कर दे। अब ये मोटा और पतला करके कैसे एडजस्ट करेगा, देखो, अगर आपकी लेंस मोटी है तो इसका जो सेंटर ऑफ, अगर हम इसको एक सर्किल में ड्रॉ करें, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो यहाँ होगा कहीं। और आप सभी को पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा दूरी क्या होता है, फोकस होता है। अगर आपकी जो लेंस है वो बड़ी लंबी हो गई है, तो इससे जो सर्किल बनेगा वो थोड़ा और बड़ा बनेगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा दूर होगा तो फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो मतलब फोकस को पास और दूर करने में करने की क्षमता जो होती है उसी को हम समंजन क्षमता कहते हैं। और इसमें हेल्प कौन करता है, इसमें हेल्प करती है हमारी सीलियरी मसल्स यानी पक्षमाभी पेशियां।
अब ये पक्षमाभी पेशियाँ कहाँ होती हैं? तो देखो ये जो पेशियाँ आपको दिख रही हैं ये वाली, है ना? ये जो पेशियाँ ये कनेक्टेड है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं भाई? इन्हीं को हम कहते हैं सीलियरी मसल्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? सीलियरी मसल्स कहते हैं। समझ में आ गई? अब सीलियरी मसल्स क्या करती हैं? हमारी लेंस को मोटा और पतला करके हमारी फोकस को एडजस्ट करती हैं, दूर की चीज़ों को देखने में और पास की चीज़ों को देखने में। ये कैसे होता है? आओ समझते हैं। देखो, हमारी जो ऑब्जेक्ट हमारा अगर दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है, तो हमारी मसल्स जो होती हैं, हमारी जो पेशियाँ होती हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं। वो क्या हो जाती हैं? पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं और इसकी वजह से हमारा जो लेंस है, वो क्या हो जाता है? पतला हो जाता है, थिन हो जाता है। ठीक है? थिन होगा, पतला होगा यानी लंबा होगा। ऐसे खिंच के ही तो थिन होगा ना। मान लो कि ये पहले ऐसा था, अब इसको पतला करना है। पतला करना है तो इसको ऊपर से खींच देंगे, ऐसे। समझ में आ रही बात? तो ये लंबा हो जाएगा, लंबा होगा तो फोकस दूरी इसकी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो आप डिस्टेंट दूर की चीज़ों को ईज़िली देख पाएँगे। ठीक है? अच्छा, अगर मान लीजिए नई नज़दीक की चीज़ों को देखना है, तो मसल्स क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मसल्स दबती हैं, है ना? दबती हैं। दबेंगी तो ये दोनों तरफ से फ़ोर्स लगाएँगी तो आपका लेंस फिर से कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। मोटा होगा तो इसका फोकस जो होगा वो पास आ जाएगा। पास आएगा तो आप पास की चीज़ों को ईज़िली देख पाओगे। समझ में आ रही है बात? ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये सीलियरी मसल्स आपको दिखा रहा है। अच्छा, तो ये कंडीशन होती है पावर ऑफ अकोमोडेशन की, इस तरीके से आप समंजन करते हैं। लेकिन एक निश्चित दूरी तक ही आप समंजन कर सकते हैं। आपकी जो फोकल लेंथ है वो एक लिमिट से कम नहीं हो सकती है। लिमिट है उससे कम नहीं हो सकती है। तो वो लिमिट क्या है? उस लिमिट को हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब कितना आप देख सकते हो भाई? तो लीस्ट डिस्टेंस एक नॉर्मल आई जो देख सकती है वो है 25 सेंटीमीटर बिना प्रेशर के। ई नहीं कि पूरा आंख गड़ा के देखा तो लग जाई। लेकिन बिना प्रेशर के आप जिस डिस्टेंस को बिना आंख पे जोर दिए जिस न्यूनतम दूरी को आप देख सकते हैं वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है? और इस दूरी को क्या कहते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं या फिर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। अच्छा, तो ये तो न्यूनतम दूरी हो गई। फार पॉइंट क्या हो सकता है? सबसे दूर बिंदु क्या हो सकता है? तो दूर बिंदु जो सबसे ज्यादा दूरी आपकी आंख देख सकती है, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? उसी को हम कहते हैं फार पॉइंट। और वो होता है एक नॉर्मल आंख के लिए इन्फिनिटी यानी अनंत। ठीक है? तो मिनिमम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, मैक्सिमम दूरी क्या होती है? अनंत होती है। इनफाइनाइट दूरी तक हमारी आंख इजिली देख सकती है बिना किसी दबाव के। समझ में आ रही है? जहां तक दिख रहा है वो सब दिखेगा आपको। क्लियर? तो ये है हमारी आंखों की रेंज। इतनी बातें हमने कर ली अपनी आंखों के बारे में कि आंख कैसे कैसे बनती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आंख के, और लीस्ट डिस्टेंस क्या होता है, फार डिस्टेंस क्या होता है, समंजन क्षमता क्या होती है। अब बात करते हैं कि हमारी आंखों में दोष कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमारी आंखों में जो दोष हो सकते हैं भाई, वो हो सकता है सबसे पहले कैटरेक्ट। मोतियाबिंद कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। कंडीशन क्या होता है कि आपका जो ये प्यूपिल है, ये जो आपकी आंख है, ये जो काला वाला हिस्सा है ना अंदर वाला, उस पे ना ऐसे व्हाइट व्हाइट सा दाग दिखने लगेगा। ठीक है? इसी को कहते हैं मोतियाबिंद, और आपको चीजें धुंधली दिखनी शुरू हो जाएंगी। ठीक, ये नॉर्मल आई है और ये क्या है? मोतियाबिंद वाली आई है। तो इस कंडीशन में ये वृद्धावस्था में जनरली होता है। क्रिस्टेलिया लेंस कैसी हो जाती है? धुंधली हो जाती है ना? कैसी हो जाती है? धुंधली हो जाती है, दूधिया हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट कंप्लीटली अंदर नहीं जा पाती है ना? वो कैसी हो जाती है? ट्रांसलूसेंट हो जाती है। ऐसा कह सकते हो, ट्रांसलूसेंट हो जाती है ना? इस कंडीशन में पहले कैसी थी? ट्रांसपेरेंट थी, तो लाइट इजीली अंदर चली जा रही थी। बाद में वो कैसी हो गई? ट्रांसलूसेंट हो गई, तो लाइट इजीली अंदर नहीं जा पा रही है, तो आपको क्लियर विजन नहीं मिल रहा है। ठीक है? प्रभाव क्या होगा इसके कारण? दृष्टि में आंशिक या पूर्ण रूप से कमी आ जाती है ना? ट्रीटमेंट क्या है? विजन इज रिस्टोर्ड थ्रू कैटरेक्ट सर्जरी। जो कैटरेक्ट मोतियाबिंद की सर्जरी होती है अब तो लेजर से होने लगी है। वो लेजर से इस दूधियापन को हटा दीजिए, आपकी आंख एकदम चकचक, खूब फुल फर्स्ट क्लास लौके लगी तारा। समझ में आ गया? कैटरेक्ट समझ में आया? अगली बात करते हैं कि हमारा जो आंख है उसको दान कैसे, मतलब भाई किसी को दान भी कर सकते हो। आई डोनर्स क्या कहते हैं? कैन बिलोंग टू एनी एज, किसी ग्रुप, किसी जेंडर से इसका कोई मतलब नहीं है कि यही लोग करेंगे, है ना? आई मस्ट बी रिमूव विद इन 4 to 6 hours ऑफ डेथ। अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो 4 से 6 घंटे के अंदर उसको क्या कर लेना चाहिए? हटा देना चाहिए, अदरवाइज वो फिर उसके सेल्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है? वन पेयर ऑफ आई कैन गिव विजन अप टू 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल। मतलब कॉर्निया ब्लाइंडनेस के जो 4 मरीज हैं,
एक पेयर ऑफ आई मतलब एक इंसान की आंख, मतलब दोनों आंखें मिलाकर 4 लोगों को आंख दिया जा सकता है, मतलब 4 लोगों को दृष्टि लौटाई जा सकती है। समझ रहे हो भाई? मतलब पर ह्यूमन अगर वो अपनी आंख डोनेट करता है तो वो 4 लोगों को एक दृष्टि दे रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है भाई, ये एकदम एनसीईआरटी की लाइन है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ जोड़ बटोर के आपको बता रहा हूँ। एकदम एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है? अगला जो दृष्टि दोष आता है वो आता है मायोपिया। मायोपिया को कहते हैं निकट दृष्टि दोष या फिर नियर साइटेडनेस। ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, जैसा नाम है वो आपको दिखेगा, है ना, नियर ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। मायोपिया में, निकट दृष्टि दोष में नियर की चीजें, पास की चीजें दिखेंगी, दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। इमेज क्या होता है, इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन जाती है। इमेज क्या होती है, रेटिना से पहले बन जाती है, रेटिना पे जाके बनती ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ये किस वजह से होता है? ये इस वजह से होता है कि आपका जो कर्वेचर है, लेंस का जो कर्वेचर है वो बहुत बढ़ गया है। वो क्या हो गया, बहुत बढ़ गया है, कर्व बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब लेंस आपकी दब गई है। कर्व ज्यादा होने का अब ये कर्व ज्यादा है या ये कर्व ज्यादा है? ये कर्व ज्यादा है, तो मतलब आपकी लेंस दब गई है, पहले ऐसी थी। तो जब दब गई है, इस वजह से आपका क्या है, जो फोकस है वो पीछे शिफ्ट हो गया है, रेटिना पे जाके रेटिना से पहले शिफ्ट हो गया और यहाँ पे आपकी इमेज बन रही है। ठीक। अब इसको सही कैसे कर सकते हैं? तो इसको सही कर सकते हैं आंखों के सामने एक कॉनकेव लेंस लगा के। कॉनकेव लेंस क्या करता है, फोकस को बढ़ा देता है। फोकस को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और फोकस को जैसे ही बढ़ाता है तो अब आपकी आपकी आंख यहाँ नहीं, आपका इमेज जो है वो कहाँ जाके बनता है, यहाँ पे रेटिना पे जाके बनने लगता है। ठीक है? तो मायोपिया को सही करने के लिए कौन से लेंस की यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, यानी सॉरी अवतल लेंस का यूज करते हैं। कैसे लेंस का, अवतल लेंस का यूज करते हैं। समझ में आ रही है बात? सॉल्यूशन क्या है, यूज कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। ठीक है, उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस का यूज करेंगे। मैकेनिज्म, लेंस क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, लाइट जो आ रही है उसको दूर भेजेगा, दूर भेजेगा तो लाइट जो पहले यहाँ पड़ रही थी अब वो यहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है तो वो इजीली कहाँ जा रही है, रेटिना पे जा रही है। ठीक है? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सा लेंस यूज करते हैं मायोपिया में। मायोपिया को सही करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। समझ में आ गई बात? अवतल लेंस का यूज करते हैं। क्लियर? रिजल्ट क्या होता है, द इमेज शिफ्ट बैक ऑन टू रेटिना, रेटिना पे फिर से आपका प्रतिबिंब बनने लगता है। मायोपिया हो गया, कैटरेक्ट हो गया। अगला जो है वो है हाइपरमेट्रोपिया, यानी दीर्घ दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, है ना। अब दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, आप दूर की चीजें देख पाओगे, पास की चीजें नहीं देख पाओगे, जैसा नाम है वो चीज देख पाओगे, पास की चीज आप नहीं देख पाओगे। समझ में आ गई बात? इमेज क्या होता है, अब भाई आपकी जो लेंस है ना वो फैल गई है, मतलब उसका फोकस, फोकल लेंथ जो है वो बढ़ गया है। फोकल लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया है, यानी लेंस आपकी पहले कर्वेचर, पहले उसका ऐसा था, अब उसका कर्व ऐसा हो गया है, लंबी हो गई है। लंबी हो गई है तो फोकस दूर हो गया है। मतलब आपका जो इमेज है वो रेटिना के बाद कहीं बनता है, रेटिना के बाद कहीं बनता है। इमेज फॉर्म्स बिहाइंड रेटिना, रेटिना के बाद बनता है। याद रखिएगा 2-3 पॉइंट, हाइपरमेट्रोपिया दीर्घ दृष्टि दोष में इमेज जो है वो रेटिना के बाद बनेगा, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। मायोपिया में क्या हो रहा था, रेटिना से पहले बन रहा था। फोकल लेंथ क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है ना। हमारी जो आई बॉल्स हैं, आंख आंख की जो बॉल्स हैं, आई बॉल जो है वो बहुत छोटी हो जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। कंडीशन क्या है, कैसे सही कर सकते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, यानी उत्तल लेंस का यूज करेंगे। हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए कैसे लेंस का यूज करेंगे, उत्तल लेंस का। ये क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज करेगा, है ना, मिलाएगा एक जगह लाके। तो कन्वर्जिंग लेंस होता है, इस वजह से ही अभिसारी लेंस होता है, इस वजह से ही इसको हम यूज करते हैं, ताकि हमारा जो फोकस है वो यहाँ की जगह यहाँ आके शिफ्ट हो जाए। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ आके शिफ्ट हो जाए, रेटिना पे आके बनने लगे। ठीक है? इस तरीके से आपकी इमेज भाई मेरे बनती है। क्लियर? अच्छा, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है, इमेज इज फॉर्म्ड करेक्टली ऑन रेटिना, फिर इमेज पीछे से कहाँ आ जाती है, रेटिना पे आ जाती है। 2-3 पॉइंट यहाँ याद रखने लायक है, हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस यूज करते हैं, ठीक है, मायोपिया में अवतल लेंस यूज करते हैं। अगला जो आता है वो आता है जरा दूर दृष्टि दोष, यानी प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीज कर जाती है, आंखों के एडजस्ट, लेंस को एडजस्ट करने की क्षमता कम हो जाती है। इसकी वजह से आपकी जो पास की और दूर की दोनों विजन आपका खराब हो जाता है ना। इसमें क्या होता है, सीलियरी मसल्स आपकी बार बार फैलने से और सिकुड़ने से
ढीली पड़ जाती हैं, वो अब ना अच्छे से फैल पाती हैं ना अच्छे से सिकुड़ पाती हैं, इसकी वजह से होता है। तो उस कंडीशन में आपको बाईफोकल लेंथ यूज करना पड़ता है। बाईफोकल लेंस यूज करने का मतलब कि ऊपर की तरफ कॉनकेव और नीचे की तरफ कॉन्वेक्स। एक आपको निकट दृष्टि दोष से बचाएगा, यानी आपको दूर की चीजें दिखाएगा, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दिखाएगा, और ये कैसा ऑब्जेक्ट दिखाएगा, ये नियर ऑब्जेक्ट दिखाएगा। तो ये डिस्टेंस विजन देगा, ये नियर विजन देगा। यहाँ क्या लगाओगे, कॉनकेव लगाओगे, कॉनकेव लगाओगे, है ना। यहाँ पे कौन सा लगाओगे, कॉन्वेक्स लगाओगे। समझ में आ गई बात। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। प्रेस बायोपिया में हम बाईफोकल लेंथ यूज करते हैं, बाईफोकल लेंस यूज करते हैं। क्लियर। चलो अब बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म क्या है, देखो प्रिज्म एक ट्रायंगुलर बेस वाला, बेस इसका ट्रायंगल होता है। समझ में आ रही बात। प्रिज्म को अगर सामने से देखोगे तो वो तुमको ऐसा रेक्टेंगल दिखेगा, वो आपको ऐसा रेक्टेंगल दिखेगा सामने से देखोगे तो, है ना। बेस जो है वो इसका ट्रायंगल होता है। ठीक, मतलब कि अगर आप देखोगे तो ये एक ऐसी चादर, एक और ऐसी चादर को अगर हम ऐसे टिका के रख दें एक दूसरे पे, इस तरीके से दो रेक्टेंगल्स को रख दें, तो ये जो चीज बनती है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ये जो दोनों फेसेस हैं, ये जो दोनों फेसेस हैं, इनके बीच का जो ये एंगल होता है, इनके बीच का ये जो एंगल होता है, इसी एंगल को हम कहते हैं भाई एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक। अब लाइट रे आ रही है तो इधर कैसा मीडियम है, इधर विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम यानी रेयर, रेयरर मीडियम है ना। अब विरल माध्यम से क्या कर रही है, लाइट हमारी पहुंच रही है डेंसर मीडियम में यानी सघन माध्यम में। ये अंदर वाला जो माध्यम है वो कैसा है मेरे भाई, सघन माध्यम, सघन माध्यम है ना, यानी डेंसर मीडियम है। ठीक, तो रेयर से डेंसर में जाते टाइम हमारी लाइट रे किधर की तरफ झुकती है, नॉर्मल की तरफ। ये जो लाइन आ रही है इसको अगर हम और आगे बढ़ाएं तो ये है हमारा नॉर्मल, है ना, अभिलंब जिसको कहते हैं, अभिलंब है। ठीक, तो नॉर्मल की तरफ अभिलंब की तरफ झुकती है, तो इसको जाना इस रास्ते था, ये झुक के इस रास्ते हो गई। फिर अब ये डेंसर से बाहर निकल रही है तो फिर से आपका ये क्या है, ये आपका नॉर्मल है ना, ये आपका क्या है, नॉर्मल है। तो इस नॉर्मल से बाहर दूर जाएगी, तो इसको जाना इस रास्ते था, ये क्या कर जाती है, ये नॉर्मल से दूर झुक जाती है इस तरीके से। जो लाइट अंदर जाती है विरल से सघन में उसको इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण कहते हैं। ये रिफ्रैक्टेड रे है, अपवर्तित किरण है, और ये इमर्जेंट रे है जो बाहर निकल रही है। क्लियर। इस तरीके का हमारा प्रिज्म होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म मैंने बता दिया, दो फेसेस के बीच में, दो पार्श्वों के बीच में जो कोण बनता है उसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। अब हमारी ये जो रे थी, ये जो इंसिडेंट रे थी, ये जिस रास्ते जा रही थी और निकलने के बाद जिस रास्ते गई, इन दोनों के बीच के इस कोण को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण। उसको जाना स्टार्टिंग में इस रास्ते था, वो निकल गई इस रास्ते, तो अपनी ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हो गई, कितनी विचलित हो गई, उसी को कहते हैं विचलन कोण। आपतित किरण और निर्गत किरण यानी इमर्जेंट रे के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण कहते हैं। क्वेश्चन इससे भी बहुत बार आया है भाई, इसी बार एनटीपीसी में आया था। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा प्रिज्म। अब प्रिज्म से जैसे ही एक श्वेत किरण आती है, श्वेत प्रकाश जैसे ही आता है, इसमें ये कोण होने की वजह से, प्रिज्म के अंदर एंगल होने की वजह से ये लाइट क्या कर जाती है, लाइट डिफ्रैक्ट, सॉरी, लाइट का डिस्पर्सन हो जाता है। लाइट का क्या हो जाता है, डिस्पर्सन हो जाता है। डिस्पर्सन होने का मतलब क्या है, विक्षेपण हो जाता है, टूट जाती है किरण। ये सफेद श्वेत किरण टूट जाती है किन किरणों में, 7 अलग अलग किरणों में। किसमें, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड यानी विबग्योर में। किसमें टूट जाती है मेरे भाई, विबग्योर में टूट जाती है। समझ में आ रही है बात। विबग्योर यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड, ये कंपोनेंट होते हैं हमारे लाइट के। और ये जो ये पैटर्न बनता है, इस पैटर्न को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं भाई, स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये जो रेड वाली बैंड है, यानी जो लाल वाला हिस्सा है, लाल वाली किरण है, ये सबसे कम विचलित होती है। ठीक है, सबसे कम विचलन होगा इसमें।
ठीक है, सबसे कम विचलन इसलिए होगा क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसकी वेव इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है ना, मैक्सिमम है। और जिसका सबसे ज्यादा विचलन होगा यानी उसकी वेवलेंथ मिनिमम है, वेवलेंथ मिनिमम है। समझ में आ गई बात? तो बैगनी कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है और लाल रंग का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसका विचलन सबसे कम। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, डेविएशन। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन। ठीक है, डेविएशन यानी विचलन, डेविएशन यानी विचलन। ठीक, विचलन सबसे कम होगा, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसका विचलन सबसे कम, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसका विचलन सबसे ज्यादा। समझ में आ गई बात? चलो, अब यहां पे देखो, अगर आप दो प्रिज्म को ऐसे लगाते हो कि उनके दो फेसेस एक दूसरे से एकदम पैरेलल हों, समांतर हों, क्या हों, समांतर हों। ठीक, तो इस कंडीशन में आपकी जो ये लाइट है, ये व्हाइट लाइट जब निकलेगी बाहर तो फिर से वो कैसी हो जाएगी, व्हाइट हो जाएगी। मतलब डिस्पर्सन, विक्षेपण के बाद वो विक्षेपित किरणें जाएंगी दूसरे प्रिज्म में, और प्रिज्म उनको फिर से क्या कर देगा, इकट्ठा करके एक श्वेत किरण में बदल देगा। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या हो जाते हैं, फिर से रिकॉम्बाइन हो जाते हैं। ठीक है, आइजैक न्यूटन प्रूव्ड सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। कैसे प्रूव किया था आइजैक न्यूटन ने, इसी प्रिज्म के थ्रू। ठीक है, सेटअप क्या था, अ सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म इज प्लेस्ड इनवर्टेड टू द फर्स्ट। जैसे ही ये 7 किरणें निकली, इसके जस्ट सामने उल्टा करके एक दूसरी प्रिज्म रख दी, और फिर देखा कि ये सातों किरण मिलके आपको कैसा प्रकाश मिल रहा है, श्वेत प्रकाश मिल रहा है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि ये जो 7 किरणें हैं, इन्हीं से मिलके एक श्वेत प्रकाश बन रहा है, यानी सनलाइट जो श्वेत श्वेत सफेद सफेद आपको दिख रही है, वो 7 किरणों से मिलकर बनी है। ये किसने प्रूव किया था, आइजैक न्यूटन ने। याद रखिएगा साइंटिस्ट का नाम, क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिजल्ट क्या है, डिस्पर्स्ड कलर रिकंबाइन इनटू व्हाइट लाइट बीम। ठीक है, विक्षेपित रंग पुनः मिलकर श्वेत प्रकाश बना देते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो रेनबो का फॉर्मेशन होता है, श्वेत किरण, सनलाइट आती है, सूर्य का प्रकाश, जो बारिश हो रही है उस ड्रॉप, ये क्या है, ये रेन ड्रॉप है, ये क्या है, रेन ड्रॉप है। ठीक, इस रेन ड्रॉप कह लो, या फिर आप कह लो कि ये जो नमी है, नमी, रेन ड्रॉप कह लो, या फिर नमी कह लो, मॉइस्चर कह लो। ठीक है, मॉइस्चर कह लो। ठीक, ये इसमें आती है, जैसे ही एंटर करती है तो ये भाई कर्व है, कर्व है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे उस लाइट का हो जाता है डिस्पर्सन। क्या हो जाता है, डिस्पर्सन। और डिस्पर्सन होके अंदर ही रिफ्लेक्ट करके वो लाइट क्या करती है, बाहर निकलती है, बाहर निकलती है तो आपको 7 अलग अलग रंग दिखते हैं। इसी को हम कहते हैं इंद्रधनुष। ठीक है, कॉज्ड बाई डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाई वाटर ड्रॉपलेट। कैसे होता है, वर्षा की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण होता है। ये पहले रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन होता है, फिर क्या होता है, डिस्पर्सन होता है। ठीक है, अपवर्तन और विक्षेपण के कारण फिर लाइट क्या करती है, इंटरनली रिफ्लेक्ट करती है, अंदर ही क्या कर जाती है, एक बार रिफ्लेक्ट करती है और फिर निकलती है बाहर। ठीक है, इनसाइड द ड्रॉपलेट आंतरिक परावर्तन होता है बूंद के अंदर, और फिर रिफ्रैक्शन के थ्रू वो बाहर निकलती है, बाहर निकलती है तो आपको क्या क्या दिखता है भाई, रेनबो दिखता है। क्या दिखता है, रेनबो दिखती है। क्लियर? अच्छा जी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। तो अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अर्थ एटमॉस्फेयर, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा जो अपवर्तन होता है, वायुमंडल के द्वारा जो अपवर्तन होता है, उसी को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। मैकेनिज्म क्या है, हॉट एयर जो है वो क्या होती है, कम डेंस होती है, यानी विरल होती है कूल एयर के उससे। ठीक है, तो अब भाई जहां ठंडी हवा है, ऊपर ठंडी हवा है, नीचे क्या है, गर्म हवा है, तो ठंडी हवा से गर्म हवा में हमारी क्या हो रही है, प्रकाश आ रही है। तो ये हॉट एयर कैसा माध्यम का काम करेगी, विरल माध्यम का काम करेगी। और ठंडी हमारा हवा हमारी किस माध्यम का काम करेगी, सघन माध्यम का काम करेगी। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में हमारी प्रकाश आएगी तो भाई उसका रिफ्रैक्शन होगा ही, यानी उसका अपवर्तन होगा ही। तो इस तरीके से हमारा जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है वो कार्य करता है। क्लियर? अच्छा जी,
अफेक्ट एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी वजह से क्या होता है, आपको ऑब्जेक्ट कहीं है कहीं और दिखेगा कहीं और। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, अब इससे प्रकाश आ रही है, ये विरल माध्यम है, इधर कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम से आ रही है, और यहाँ पे अचानक से माध्यम बदल गया, ठीक, ये ऐसे आ रही थी, तो यहाँ पे ये नॉर्मल है, किधर झुक जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो अब जब यहाँ से आप देखोगे, ये आपकी मान लो आई है यहाँ पे, तो जब आप यहाँ से देखोगे भाई, तो आपको क्या लगेगा, ये ऐसा थोड़ी लगेगा कि प्रकाश मुड़ के आ रहा है, आपको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, आपको ऑब्जेक्ट क्या लगने लगेगा, यहाँ दिखने लगेगा। तो इसी तरीके से आपको अलग अलग जो बाहर हमारे अर्थ के बाहर चीजें हैं वो अलग अलग पोजीशन पे दिखती हैं। समझ में आ गई बात, ये कंडीशन होता है। अब तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे इस वजह से टिमटिमाते हैं भाई क्योंकि वो बहुत दूर है ना। तो वो कैसा काम करते हैं, पॉइंट साइज सोर्स का काम करते हैं, बहुत दूर होने की वजह से बिंदु के आकार का स्रोत उनको मान लेते हैं। अब एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसे जैसे बदलती हैं, उस हिसाब से हमारी लाइट क्या होती है, बार बार बेंड होती जाती है, बार बार क्या होती है, अपनी दिशा बदलती जाती है। जब दिशा बदलती जाती है तो फ्लक्चुएट करती है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, और फ्लक्चुएट करती है तो आपकी आंखों तक आते आते आपको क्या लगता है कि ये तारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आप लिखेंगे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ में आ गई बात, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा आपको देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है पूरी तरीके से खत्म। इसमें जो जानने वाली चीजें थी वो क्या थी, वो हमारा दृष्टि में जो दोष थे वो सारे 4 प्रकार के दोष पढ़े हमने। कौन कौन से हमने पढ़ा, कैटरेक्ट पढ़ लिया, मायोपिया पढ़ लिया, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ लिया, प्रेस बायोपिया पढ़ लिया, ये सारे हमने पढ़ लिए। ठीक है, एक और चीज होती है, एक और दोष होता है जिसको हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्माटिज्म। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म जनरली किसको होता है, जनरली ओल्ड एज पीपल को होता है, ओल्ड एज पीपल को होता है। इसमें आंख से दिखना बंद हो जाता है, आंख से दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, और इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। ठीक है, ऑपरेशन कराओगे थोड़े दिन ठीक रहेगा, फिर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है। इसमें आपकी पूरी आंख की जो मसल्स हैं और लेंस है वो दोनों ही खराब हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। क्लियर। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कर देना भाई इसको शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली ही और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, मगन रहिए। एक बार और आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से आप सभी को हर हर महादेव, जय हिंद। ठीक है, मस्त रहिए, मगन रहिए, मिलते रहेंगे।